जग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आज लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे बाजार भाव के लिए धान की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। अधिक लाभ हेतु मधुमक्खी पालन कब और कैसे शुरू करें। अगेती आलू की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने मध्यम और देरी से पकने वाली धान किस्मों की खेती की है, वो फसल अब पककर कटाई के लिए तैयार है। लेकिन फसल की कटाई, गहाई और भंडारण के समय कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, तभी उपज का बाजार भाव अच्छा मिल पाएगा। तो धान की तैयार फसल की कटाई, गहाई और भंडारण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश पांडे से। इसके लिए सबसे अति महत्वपूर्ण बात होता है धान की सही समय पर कटाई। लेकिन हमारे किसान भाई कई कारणों से धान की कटाई में विलंब कर जाते हैं। इसके कारण हमारा जो धान का खेत है, धान कटाई के बाद सही समय पर खेत की तैयारी नहीं हो पाती, जिसमें हम रबी की फसल ले सकें। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, किसान भाई हमारे धान को पूर्णतः पीला होते तक इंतजार ना करें। धान की फसल में फूल आने के 25 दिन बाद यदि हम धान की फसल की कटाई कर देते हैं तो, और यदि धान की फसल को पूर्णतः पीला होते तक पकने दिया जाए, उस समय तक रखने की दशा, दोनों की उपज में हम आकलन करें दोनों की उपज का, तो उपज में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि किसान भाई समय पे नहीं काट पाएंगे, बहुत विलम्ब हो जाएंगे, धान का फसल जिसको कि छत्तीसगढ़ी में किसान भाई रना गया बोलते हैं, यदि हमारा धान का फसल अत्यधिक ज़्यादा सूख जाएगा तो इसकी बालियाँ उसमें से कट के खेत में गिर सकती है और उपज में इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो धान का फसल यदि सही समय पर हम काट लेंगे तो हमारा धान का उपज भी सही ढंग से प्राप्त होगा। कटाई खेतों के आकार पर निर्भर करती है। छोटे क्षेत्रफल पर कटाई करना है तो हंसियों के द्वारा श्रमिकों के माध्यम से करना चाहिए। मध्यम क्षेत्रफल पर धान की फसल है तो रीपर के द्वारा फसल की कटाई करें। यदि बड़े क्षेत्रफल में आपकी धान की फसल है तो कंबाइन मशीनों द्वारा कटाई करें तो काफी लाभप्रद होता है। कटाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कहीं पौधे बिना कटाई के छूट न जाए तथा दानों का नुकसान न हो पाए। कटाई के उपरांत उत्पाद का रखरखाव। काटी गई फसल या उत्पाद को रखने हेतु खलियान के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो सुरक्षित एवं साफ सुथरा हो, ताकि इनके गुणों में कोई अंतर न हो सके। कटाई के पश्चात शीघ्र मड़ाई के लिए फसल का शुष्क भाग 86 से 90% होना चाहिए। काटी गई फसल को सूखने के बाद जमीन पर फैला देते हैं। उस पर बेलों की दांत चलाकर मड़ाई करते हैं। दूसरी विधि है तख्ते पर पीटकर बालियों से दानों को मड़ाई करते हैं। तीसरी विधि है ट्रैक्टर चलाकर अथवा पैडी थ्रेशर के द्वारा दाने को पुआल से अलग कर लेते हैं। इसके बाद दानों की सफाई विनोवर या तेज हवा में ओसाई करके किया जाता है, ताकि दानों से अवशेषों को पूर्ण रूप से अलग कर सकें। धान की कटाई में मैं बताना चाहूँगा कि आजकल मजदूरों की समस्या है, मजदूरों का रेट ज़्यादा है।
आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में भी हार्वेस्टर की संख्या हर जिले में, हर कस्बे में, हर तहसील में एक न एक बाहर से आए हुए हैं तो मिल जाती हैं। तो यदि हमारे किसान भाई धान की कटाई हार्वेस्टर मशीन की उपलब्धता है और कर लें तो सबसे बढ़िया बात है। इससे क्या होता है कि धान का फसल तत्काल कटाई होने के बाद सीधा जो हमारा अनाज है वो आ जाता है। इसमें कोई मिसाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसका दर अभी मार्केट में 1600 रुपये से 1800 रुपये प्रति एकड़ तक है, जबकि मजदूर से अपन कटाते हैं तो यही धान की कटाई और मिसाई करके हमको कम से कम 3500 से 4000 रुपये लगता है। धान की फसल जैसे हमारी हार्वेस्टर से कटाई होती है तो जो हमारा ट्राली में या जिस माध्यम से हम धान की फसल को ला रहे हैं तो इसे ढेर ना बनाएं। ढेर बनाने से क्या होता है, नमी की ज़्यादा प्रतिशत धान में मौजूद होने से उसमें एक तापमान के साथ साथ एक धान का बीज यदि के रूप में है तो बीज खराब होने की संभावना रहती है। तो हम तुरंत ले जाके इसको, हमारा थ्रेसिंग फ्लोर है या घर है तो घर के आंगन में कहीं भी हम इसको धूप में अच्छे से फैला दें ताकि हवा और गर्मी से हमारा जो धान का नमी का प्रतिशत है वो 18 से 20% में आ जाए और हम इसको अच्छे ढंग से स्टोर कर सकें। भंडारण। फसलों के संसाधन के बाद बात आती है उचित भंडारण की। इसके लिए ऐसे भंडार गृह की व्यवस्था होनी चाहिए जो नमी, पानी, हवा तथा धूप और कीटों से सुरक्षित हो। भंडारण संरचनाओं का चयन करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। चूहे, चिड़िया एवं कीटों की प्रवेश न हो, नमी एवं तापमान नियंत्रण की व्यवस्था हो, आवश्यकता पड़ने पर संरचना को वायुरोध बनाया जा सके। आधुनिक एवं भंडारण संरचनाओं का उपयोग करके भंडारण में होने वाली हानि से बचा जा सकता है। अनाजों के भंडारण से पूर्व भंडारण संरचना को पूर्णतः कीट रहित कर लेना चाहिए। गोदाम की दीवारों एवं फर्श की सभी दरारों व छेदों को बंद करके नीला थोथा मिश्रित चूना पुताई करना चाहिए। गोदाम की दीवारों, छत व फर्श को मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इस प्रकार भंडारण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बोरो, थैला, ड्रम इत्यादि को मेलाथियान द्वारा उपचारित कर कीट रहित कर लेना चाहिए। इसे सुखाकर इसमें अनाज को भरे और भरे हुए बोरों का भंडारण कक्ष में लकड़ी के तख्तों या पॉलिथीन की चादर बिछाकर बोरियां रखें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बोरियों को दीवार से 2.5 फुट की दूरी पर रखें। इस प्रकार किसान भाइयों उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धान की फसल की कटाई, मड़ाई, भंडारण करेंगे तो होने वाले नुकसान से बच जाएंगे और आने वाले दिनों में उत्पाद को बेचकर अधिक आय प्राप्त करेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इन्हें देखकर हमारे जो किसान भाई मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं वो इस व्यवसाय को किस तरह से प्रारंभ करें जिससे कि ये उनके लिए लाभदायक रहे, इसकी विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें फूलों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास फूल होंगे तभी हम मधुमक्खी पालन हमारे लिए संभव है। मधुमक्खी पालन का जो समय है वो हमें अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर माह तक हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इस समय मधुमक्खी के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियां बहुत सारे प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें एपिस मेलिफेरा प्रजाति का ही चयन करना चाहिए। इसको हम बक्सों में रख करके आसानी से पाल सकते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर हमारे पास चारों ओर फूल उपलब्ध हैं। अब कुछ समय में हमारे पास सरसों के
फूल चारों तरफ आएंगे और जो कि मधुमक्खी पालन के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और ये हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह तक, प्रथम सप्ताह तक हमारे पास फूलों की उपलब्धता अधिक रहती है। उस समय पर किसान भाइयों को अच्छा शहद प्राप्त होता है और हमें उस समय पे ही हमारे यहाँ पर परागण की क्रिया भी मधुमक्खियों द्वारा हो जाती है। तो हमें ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर आने जाने की उचित व्यवस्था हो, जहाँ पर मधुमक्खी की पेटियों को आसानी से हम उतार कर रख सकते हैं और समय समय पर उसका आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर शोरगुल ना हो, बसों की, ट्रकों की आवाजाही ना हो, क्योंकि इससे मधुमक्खी को इरिटेशन होता है और उत्तेजित होकर मधुमक्खी आक्रमण भी कर सकती है। एपिस मेलिफेरा प्रजाति वो शांत प्रवृत्ति की होती है, जिसे हम यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। यूरोपियन मक्खी जो होती है उसे आसानी से लकड़ी के बॉक्स में रख करके पाला जा सकता है। इससे हमें 50 से 60 किलो तक शहद प्रतिवर्ष एक बॉक्स से प्राप्त हो जाता है। अगर मौसम प्रतिकूल है तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर हमारे यहाँ मौसम अनुकूल है तो हमें 65 किलो और 70 किलो तक भी शहद आसानी से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे बक्सों की स्थिति क्या है। बक्से हमेशा मजबूत होने चाहिए और उसमें मधुमक्खियों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। मधुमक्खियों की संख्या अधिक रहेगी तो हमारा बक्सा स्ट्रांग रहेगा और रोग रहित रहेगा, और रोग रहित बक्सा रहेगा तो उससे हमें शहद का उत्पादन भी अधिक मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमें इस बात का ध्यान देना है हमारे बक्से में रानी मक्खी नहीं हो। अगर रानी मक्खी सही अंडे दे रही है तो बक्सा निरंतर ताकतवर बना रहेगा। अगर रानी मक्खी की स्थिति सही नहीं है तो उसके स्थान पर हमें नई रानी को ला करके उसमें रिप्लेस कर देना चाहिए और पुरानी मक्खी को हटा देना चाहिए। एक साथ हम 2 रानी मक्खियों को कभी नहीं रख सकते। हमें एक बार में एक ही रानी मक्खी को एक बक्से में रखना होगा। जो हम दूसरी रानी मक्खी को लाएंगे उस रानी मक्खी को क्वीन केज के माध्यम से हम उस बक्से में डाल करके और उसको मिलान करें। अगर हम रानी मक्खी को एक बक्से से रिप्लेस करके दूसरे बक्से में डाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट कभी भी ना डालें। डायरेक्ट डालने पर मधुमक्खी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगी, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, फेरोमोन्स 9-कीटोडाईऑक्सी, जिसके कारण मधुमक्खियां अपने परिवार के वंश को आसानी से पहचानती हैं। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर दूर तक जाकर के अपने लिए भोजन ढूंढती हैं और 3 किलोमीटर तक वो हमें फूल जहाँ पर भी उपलब्ध है वहाँ से ला करके भोजन इकट्ठा अपने बक्से में करती हैं और जो पानी के माध्यम से और फूलों के रस के माध्यम से और पराग के माध्यम से वो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं उसको वो शहद में कन्वर्ट करती हैं। जमीन साफ होनी चाहिए, उस पर घास फूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम बक्से रखें, बक्सों को हमेशा लोहे के स्टैंड के ऊपर रखना चाहिए। लोहे के स्टैंड के ऊपर इसीलिए हमें बक्सों को रखना चाहिए क्योंकि बक्से लकड़ी के होते हैं और दीमक की समस्या बहुत होने के कारण अगर हम डायरेक्ट इनको जमीन पर रखेंगे तो बक्से में दीमक लग जाएगी और धीरे धीरे वो बक्से को नष्ट कर देगी। इसीलिए हम लोहे के स्टैंड पर इसको रखें और जो उसके 4 पाए हैं उसमें पानी से भरी कटोरियां भी रख दें, जिससे चीटा, चींटी और कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो मधुमक्खी के लिए घातक है वो उसके बक्सों तक ना पहुंच सके। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम बोरे लगाते हैं। टाट के बोरे होते हैं उनका उपयोग करते हैं। वो बोरे जमीन से नहीं लटकने चाहिए। अगर लटक रहे हैं तो उन्हें काट करके छोटे कर दें और अपने बक्से के ढक्कन के नीचे उनका प्रयोग करें। अगर शीत ऋतु में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो बोरे के माध्यम से डायरेक्ट जो शीत हवाएं हैं वो बक्से के अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर पानी बहता हुआ हो। अगर रुका हुआ पानी होगा तो इनमें अगर मधुमक्खियां रुके हुए पानी में पिएंगी जहाँ पर काई लग रही है या फिर कोई एल्गी लग रही है, एल्गी की समस्या है, तो वहाँ पर मधुमक्खियां अगर पानी पीती हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें डिजीज हो जाती है, जिसे हम नोजेमा डिसीज के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर ततैया, बर्रैया के छत्ते ना हो और जो हमारी एपिस डोर्सेटा है उसके भी बड़े बड़े छत्ते ना हो। और शीत ऋतु में हमें पूर्व दिशा की ओर मुँह करना चाहिए और गर्मियों में हमें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बक्से का मुंह करना चाहिए। बक्से को हमेशा हमें जिगजैग दिशा में रखना चाहिए। एक के सामने एक बक्सा कभी ना लगाएं। जिगजैग परिस्थिति में हम बक्सा रखेंगे तो मधुमक्खी को उड़ान करने में आसानी होगी और वो अपने बक्से से निकाल करके सीधे उड़ान भर सकती है। अगर
आपने बक्से सीधे एक के पीछे एक लगा करके लाइन से रख दिए तो मधुमक्खी को उड़ने में परेशानी होगी और हो सकता है मधुमक्खी बक्से से टकरा करके नीचे आकर के चोट लग के वो गिर भी सकती है। इसी बात का ध्यान हमें रखना है, जब हम बक्से रखेंगे तो कोई पेड़ भी बक्सों के सामने ना हो। तो दोनों ही परिस्थितियां हमें ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी के बक्सों को रखना चाहिए। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर माह में आलू की बुआई की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में होगी और फसल की इस अवस्था में समसामयिक कार्यों की जरूरत पड़ती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार यादव। में से तो 20-25 दिन की हुई होगी, लगभग उसकी ऊंचाई 20 से 25 सेंटीमीटर की हुई होगी। तो इस समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि जो खरपतवार हैं जैसे दो तरह के होते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और एक जो है पतली पत्ती वाले। पतली पत्ती वालों का जो ऐसे उदाहरण आपका मोथा हो गया, या चौड़ी पत्ती वाला में ये बथुआ वगैरह है या जंगली मटर वगैरह है। तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप पोषक तत्व तो आलू के लिए प्रयोग करते हैं तो ये जो खरपतवार हैं वो भी उसको लेते हैं। तो इसलिए खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनको जो है एक तो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो मैकेनिकल क्या वीडर बोलते हैं, जिसको जो चलाते हैं, दो रो के बीच में चला सकते हैं उसको, या हाथ से भी निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका फसल जो है वो किसी भी तरह से नुकसान उसको न पहुँचे। जो भी अपना आप औजार यूज करते हैं तो उससे फसल को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो जो होता है आपका सिंचाई। तो सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फसल आपकी लगभग 25 सेंटीमीटर की हो गई है। तो इस समय उसमें देखकर सुविधा अनुसार आप 8 दिन 10 दिन पर ये उचित जो है नमी को जो है मेंटेन करना चाहिए वहाँ पर खेत में। क्योंकि सिंचाई अगर में दो चीज़ें होती है, एक तो ज़्यादा आप कर देंगे तो भी नुकसान है आलू के लिए। सिंचाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। जब भी करें तो 2/3 जो उसकी रीज आपने बनाया है, मेड़ बनाई है, उसका 2/3 ही करें। और साथ ही साथ वो जल निकास का, अगर बारिश हो जाती है तो जल निकास का भी ध्यान रखना चाहिए कि जल वो निकल जाए। आलू में किसी भी तरह से पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो आपकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन आता है, क्रिया जो करते हैं, वो है मिट्टी चढ़ाना आलू की फसल में। क्योंकि जो मिट्टी अगर नहीं चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके कंद बाहर आ जाते हैं। उसके लिए उपयुक्त जो है जगह नहीं मिल पाती है। तो उसमें जब सूर्य का प्रकाश लगता है तो हरे रंग का कंद हो जाता है, और कंद हरे रंग का हो जाता है तो उसमें एक तरह से एक एल्कलाइड होता है जो मतलब जहर बन जाता है। इसलिए जो है मिट्टी जो है चढ़ाना है। और जो है महत्वपूर्ण, चूंकि आपकी फसल लगभग 25 सेंटीमीटर की हो गई है तो उस समय आपको कीट और जो रोग लगते हैं उनका भी थोड़ा सा प्रबंध उस समय करना चाहिए। जैसे एक तो अगेती झुलसा होता है वो आ जाता है, तो उसमें आपका छोटा सा एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना दिखती है पत्ती पर भूरे रंग की गोल सी, तो वो भी खतरनाक होता है, धीरे धीरे पूरे फसल में फैल जाता है। क्यों जेब है मैंको जब से ये अगेती झुलसा और पछेती झुलसा दोनों का नियंत्रण हो जाता है, 2.5 ग्राम दवा जो है मैंको जेब की 1 लीटर पानी में जो है घोल बनाकर आप उस समय छिड़काव कर सकते हैं, और इससे दोनों रोग से आपको बचाव हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू की फसल में पौध सुरक्षा उपाय को किस प्रकार से अपनाया जाना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं आलू अनुसंधान संस्थान पटना के डॉक्टर मनोज कुमार। जो किसान भाई अपनी फसल को अर्ली लगा लिए हैं, पहले लगा लिए हैं, जैसे कि वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, उस समय काफ़ी गर्मी थी और उनके फसल में जो अभी अंकुरन आया है, जमाव हुआ है, उसके जमाव के बाद हो सकता है कि उनके फसल में कुछ कीड़े लगने की संभावना हो। सफ़ेद मक्खी की अभी संख्या काफ़ी मिल सकती है फसल पे, तो उसके लिए वो चाहें तो इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं, या जहाँ पे कटवर्म, कटवा कीड़े जो कि फसल को काट देते हैं ज़मीन की सतह से,
उसके लिए वो थीमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्लांटिंग के समय दिया जाता है। या अभी अगर मिट्टी चढ़ा रहे हो तो मिट्टी चढ़ाने के समय भी जो आप नाइट्रोजन की उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं मिट्टी चढ़ाने के समय, तो उसके साथ मिला करके आप थीमेट की कुछ मात्रा 7 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो भी डाल सकते हैं। वैसे जहाँ तक अन्य रोगों का सवाल है, तो अभी अर्ली जो आगात फसल है उसमें झुलसा या इसकी संभावना और किसी बीमारी की संभावना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जबकि फसल की लतर पूरे ज़मीन को ढक ली होती है उस समय तक, तो उस समय पिछेता झुलसा की काफ़ी संभावना होती है। तो उस स्थिति में हम ये चाहेंगे कि किसान भाई अगर झुलसा ना भी दिखाई दे तो बचाव के लिए एक मैनकोजेब का स्प्रे जरूर करें। मतलब 1 लीटर में लगभग 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब डालकर डाइथेनियम 45 वो स्प्रे अच्छी तरह से फसल में करें, ताकि पत्ती फसल का ऊपरी हिस्सा, तना, हर कुछ उसमें अच्छी तरह से गीला हो जाए। और इसमें ये एक संपर्क फफूंदनाशी है जो कि फफूंद को आने से बचाएगा। तो इस ढंग से परिवर्तित हो रहे मौसम में आप अपनी फसल के अच्छे से रख रखाव करके भरपूर फायदा उठाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोपका, जिला बिलासपुर के कृषक कमल सिंह ने। यह सोलर पंप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कमल सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि असाध्य होते हैं, जहाँ पे बिजली की पहुंच नहीं होती है। सौर ऊर्जा तो आनी ही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का प्लांट बिठा देते हैं और उस प्लांट के थ्रू पंप को सोलराइज कर देते हैं। उससे होता यह है कि किसान की जो निर्भरता होती है बिजली के ऊपर, वो खत्म हो जाती है। अब इसमें जो अभी फिलहाल जो सबसे पॉपुलर पंप यूज करते हैं किसान, वो होता है एक 3 HP का और एक होता है 5 HP का। मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 1 एकड़ के पीछे 1 HP पंप काम करता है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो 3 HP और 5 HP के सोलर पंप है उसमें काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिल रही है। करीब 50% के आसपास किसान को सब्सिडी मिल जाती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से 32,400 रुपये के सब्सिडी का प्रावधान है, वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो वो किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो सब्सिडी की जानकारी सोलर पंप का काम करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स, उनके पास भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अगर हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो 3 HP का पंप करीब 3.5 लाख रुपए का आता है और 5 HP का पंप वही 5 से 5.25 लाख रुपए तक के आता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दोनों ही सब्सिडी अभी उपलब्ध करा रही है। 2,47,000 करीब सब्सिडी 3 HP पे मिल जाती है और 3,60,000 के करीब सब्सिडी आपको 5 HP पे मिल जाती है। देखिए, सब्सिडी का एक प्रोसेस होता है। किसान को एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जिस एप्लीकेशन को हम गवर्नमेंट में जमा करते हैं, या वो चाहे तो डायरेक्टली ही डिपार्टमेंट में जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे उनको सब्सिडी सैंक्शन होती है। सब्सिडी सैंक्शन होने के बाद उनको पंप लगाने का लाभ मिलता है। बोर की केसिंग होनी चाहिए। बाकी जो पंप, पाइप और सोलर सिस्टम और कंट्रोलर, जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम आपको वो पार्टी लगा के देगी जिसके थ्रू सब्सिडी को अप्लाई किया हुआ है। डॉक्यूमेंट इसमें देखिए, मिस यूज को रोकने के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट को लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे ऋण पुस्तिका, B1 खसरा, और आपका जो बटर पेपर पे पटवारी की तरफ से सर्टिफाई होता है कि यहाँ पे पंप इस जगह पे लगा हुआ है और ये कृषि के पर्पज से ही यूज हो रहा है। सब्सिडी सैंक्शन होता है करीब 15 से 20 दिन में, और प्लांट लगना तो ऐसा है कि सब्सिडी एक बार सैंक्शन होती है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर सोलर पंप शुरू हो जाता है उसके यहाँ। अगर आपको एक्चुअल रेट पता करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही पंप का मेन रेट आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व है सब्सिडी वगैरह देने में। तो मेन रेट तो यही पता चलेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में ही पता चलेगा कि मतलब जो किसान है उसको कितने में पंप मिलेगा। तो देखिए, मैंने जैसे बताया 3 HP का मैंने बताया कि करीब 70,000 से 90,000 रुपए के बीच में रेट है। अभी मार्केट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, तो इस रेट में करीब करीब ये पड़ता है अपने को। और 5 HP का बताऊं तो 5 HP का भी 90,000 1 लाख रुपए इस रेंज में मतलब पंप किसान भाई को मिल जाता है, और इसमें उसको कुछ भी अलग से नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सोलर पंप का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि वो सिर्फ दिन में काम करेगा। दिन में ऐसे काम करता है कि जैसे 7:45 बजे के आसपास धूप की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस इंटेंसिटी में ये पंप अपने आप चालू हो जाता है
और करीब 5 बजे तक ये पंप चलता है और 5 बजे के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सौर ऊर्जा से आपका पंप चलता है और उसमें आपको दिन भर पानी मिलता है। इसमें एक और फैसिलिटी होती है जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती है जो ऐसा कंट्रोलर लगाती है जिसमें दिन में भी पंप चलता है और रात में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी है उसके कनेक्शन से पंप चल सकता है। उसके अलावा जो पंप होता है उस पर जो भी कंपनियां होती हैं वो 2 से लेके 5 साल तक का मेंटेनेंस अपने तरफ से फ्री देती है, जो कि ऑन साइट होता है। मतलब वहीं पे जाके किसान या कंट्रोलर को जो भी दिक्कत आती है उसको सुधार के आते हैं। अगर हम लाइफ की बात करें तो जो सोलर पैनल की लाइफ है वो करीब 25 साल मिनिमम आती है एक सोलर सिस्टम की। मतलब अगर मैं पैनल की बात करूं तो उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसमें छोटा मोटा मेंटेनेंस लगता है जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला होता नहीं है। कई बार होता यह है कि बिजली तो मिलती नहीं है गांव में असाध्य क्षेत्रों में, और किसी वर्ष मान लीजिए अगर बारिश नहीं हुई तो उस साल तो ये कन्फर्म है कि फसल खराब होनी है। लेकिन अगर हम दोनों की निर्भरता हटा के सोलर प्लांट लगा लेते हैं, सोलर पंप लगा लेते हैं, तो उस केस में होता यह है कि किसान की निर्भरता खत्म होती है तो फसल खराब होने से बच जाती है। और देखिए अभी अगर मैं बोलूं तो जो पंप की छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि कई बार पंप जल जाता है या पंप ड्राई रन हो जाता है जिसकी वजह से पंप खराब होता है, तो यही छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज तो पैनल नो मेंटेनेंस चीज़ है, उसमें सिर्फ आपको अगर उसको मेंटेन करना है आपको सोलर पैनल को तो उसको धोना पड़ेगा, ये एक रहता है। उसके अलावा सोलर पंप में जो स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, स्ट्रक्चर को ट्रैकिंग किया जाता है। मतलब जैसे साल में 2 बार सूरज अपनी दिशा चेंज करता है तो उस तरह से हम स्ट्रक्चर लगाते हैं जिसमें जो दिशा है वो मैनेज हो जाती है। इसमें देखिए होता ही है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर बरसात की हम बात करें तो बरसात में जब बहुत ज़्यादा डार्क होता है तब पानी गिरता ही है। तो जब पानी गिर रहा है तो हमें अलग से उसको इरीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो इसका जो यूज़ है वो सनी डेज में है, जैसे समर में, मतलब गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब इससे हमको हेल्प मिल जाती है इरिगेशन में, क्योंकि उस समय लाइट भी नहीं होती है। जो 2 महीने मान के चलिए बरसात के हैं, उस 2 महीने में बरसात हो जाती है तो सोलर पंप की उतनी आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। और अगर बरसात नहीं होती तो धूप खिली रहती है, धूप खिली रहेगी तो पंप चलता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो किसान भाइयों को यूज़ करना चाहिए सोलर पंप, ताकि उनकी निर्भरता बिजली के ऊपर ख़त्म हो और उनकी फसल अगर बिजली की कमी की वजह से ख़राब हो रही है तो ये सारी चीज़ें वो सोलर पंप को इस्तेमाल करके इस चीज़ को कम कर सकते हैं, अपने लॉस को। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी पैदावार हेतु लहसुन की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। मधुमक्खी पालन करते समय मधुमक्खियों और मधुबक्सों की देखरेख। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।